हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ जो कि निकला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके रिगार्डिंग जितना भी आपका एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो पे। तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला गया है वो है आपका सब इंस्पेक्टर पोस्ट का दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एक साथ ही निकाला गया है दोनों डिपार्टमेंट का। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ डेट मेंशन किया गया है आपका, एक एक करके देख लेते हैं वो सब डेट। तो यहाँ पर फर्स्ट में बताया जा रहा है कि डेट्स फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, मतलब जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस करेंगे उसका स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट के बारे में बताया गया है। तो आपका जो फर्स्ट डेट है मतलब स्टार्टिंग जो डेट है आपका 22 जुलाई 2023 और जो लास्ट डेट दिया गया है आपका 15 अगस्त 2023। मतलब इन दोनों डेट के बीच में ही आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। मतलब 25 डेज़ का ही टाइम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, मतलब यहाँ पर जो आपका लास्ट डेट है और उसके साथ ही साथ आपका टाइम भी दिया गया है कब तक आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। वो है आपका 15 अगस्त 2023 जो कि रात के 11 बजे तक। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमें बताया जा रहा है कि डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फ्रॉम करेक्शंस एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, मतलब यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट से अगर बाय चांस गलती हो जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरते टाइम, तो उन सब कैंडिडेट्स को यहाँ पर करेक्शंस का भी मौका दिया जा रहा है और इस करेक्शन के लिए आपको कुछ चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। तो वो जो आपका टाइम दिया जा रहा है वो आपका एप्लीकेशंस करने का जो लास्ट डेट है उसके बाद से दिया जाता है। वो है आपका 16 अगस्त 2023 से लेके आपका 17 अगस्त 2023 का रात के 11 बजे तक। ठीक है, फिर भी मेरा कहना है कि आप जब एप्लीकेशंस करेंगे उस टाइम आप गलती मत कीजिए क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है, मतलब आपका जो एग्ज़ाम्स होगा कब होगा उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर डेट नहीं दिया जाता है, एक मंथ का बताया जाता है। तो उस मंथ में किसी भी एक दिन या 2 दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मतलब सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका पे स्केल के बारे में बताया गया है, जो पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट है आपका सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ और ये जो पोस्ट है आपका लेवल 6 जो 7 CPC के अंडर आता है लेवल 6 में रखा गया है। मतलब इसका जो इनिशियल बेसिक होगा आपका 35,400 ये आपका बेसिक हो जाता है। इसके साथ आपका जो अलाउंसेस वगैरह होता है जैसे कि HRA DA, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और भी जितना अलाउंसेस आपका अलॉट होगा वो आपको इसके साथ आपको जुड़ के मिलेगा। ठीक है, और ये आपका ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो आपका पोस्ट है वो है आपका सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस और ये जो आपका पोस्ट है ये भी आपका लेवल 6 का ही पोस्ट है और इसका भी इनिशियल बेसिक होगा आपका 35,400। बट इसको क्लासिफाइड किया गया है किसमें, आपका ग्रुप सी में बाई दिल्ली पुलिस। ये थोड़ा सा अलग किया गया है। ठीक है, जो आपका सब इंस्पेक्टर जीडी पोस्ट है उससे थोड़ा सा अलग किया गया है क्योंकि ये ग्रुप बी पोस्ट है और ये ग्रुप सी पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल दिया गया है और जो वैकेंसी है आपका टेंटेटिव है। ठीक है, क्योंकि इसको कभी कभी बढ़ाया भी जाता है और कभी कभी घटाया भी जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपका एक टेबल दिया गया है। टेबल में आपका सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट्स का वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पर डिटेल्स में आपका ओपन, उसके बाद एक सर्विसमैन, उसके बाद एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी, उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, उसके बाद टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ओपन है मतलब जो कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट है, जो एक सर्विसमैन नहीं है, कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जैसे कि आप और हम जो होते हैं, मतलब कोई डिपार्टमेंटल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है यहाँ पर जो वैकेंसी रखा गया है वो है यूआर के लिए 39, ओबीसी के लिए 21, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 10, तो कुल मिला के आपका हो जाता है 88। ठीक है, तो उसी तरह ही जो कैंडिडेट्स एक सर्विसमैन हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी रखा गया है। जो आपका 10% का वैकेंसी होता है, जो कुल वैकेंसी है उसका 10% आपका एक सर्विसमैन का होता है। तो यहाँ पर वैसे ही आपका 3 वैकेंसी है। वैसी तरह ओबीसी का भी 2 है, उसके बाद एससी का 1 है, एसटी का 1 है और ईडब्ल्यूएस का कोई वैकेंसी यहाँ पर है नहीं, तो टोटल 7 है। ठीक है, और ऐसे ही आपका स्पेशल कैटेगरी का भी दिया गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। वैसे ही आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का भी दिया गया है। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसी है आपका यूआर कैंडिडेट्स का है 48, ओबीसी का है 27, एससी का है 14, एसटी का है 9 और ईडब्ल्यूएस का ही 11 और टोटल जो वैकेंसी है आपका 109 वैकेंसी सब मिला के। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट्स का, ठीक है। और चलिए फीमेल कैंडिडेट्स का देख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स में यहाँ पर कोई एक सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। सिर्फ आपका जो वैकेंसी उसके बारे में बताया गया है। तो ये वार का है, आप इसमें आ जाता है आपका 24, ओबीसी का है 13, एससी का है 7, एसटी का है 4, ईडब्ल्यूएस का है 5, टोटल मिला के आपका 53, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आ जाता है हम सब इंस्पेक्टर जीडी का, ठीक है, जो आपका सीएपीएफ का जो वैकेंसी है डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम जो आपका पोस्ट है वो है आपका बीएसएफ का जो डिपार्टमेंट है। बीएसएफ में आपका जो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ वैकेंसी रखा गया है यूआर का लिए आपका 43, फीमेल के लिए आपका रखा गया है 2, ये आपका यूआर का है। और वैसे ही आपका ईडब्ल्यूएस का 11 है और फीमेल के लिए आपका 1 है, ठीक है। तो ओबीसी का भी 29 और ओबीसी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2, उसके बाद एससी का है 16 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एससी का है 1, और एसटी का है आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए 8 और फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ वैकेंसी यहाँ पर दिया नहीं गया है, मतलब रिजर्वेशंस में। तो टोटल जो आपका मेल कैंडिडेट्स आ जाते हैं, मतलब वैकेंसी आ जाता है, वो है आपका 107 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 6। तो टोटल हमारा आ जाता है कितना, 113। और यहाँ पर सेम चीज़ आपका जितना भी वैकेंसी है यहाँ पर टोटल जितना भी आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है 113, इसमें से आपका 10% वैकेंसी आपका ईएसएम का, मतलब एक सर्विसमैन का वैकेंसी आपका अलॉट हुआ रहता है, ठीक है। वो किसी भी आपका जो कैटेगरी है उसमें से हो सकता है, ठीक है। उसी तरह आपका सीआईएसएफ का भी है, सीआरपीएफ का भी है, आईटीबीपी का भी है और एसएसबी का भी है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है आपका 1714 वैकेंसी है, जिसमें से आपका एक सर्विसमैन का है 171। ये आपका मेल एंड फीमेल मिला के ही है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर नेशनलिटीज़ के बारे में बताया गया, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स इंडियन है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो नेपाल से बिलोंग करते हैं, भूटान से बिलोंग करते हैं, इनके लिए जो सिटीजनशिप दिया जाता है उसी के हिसाब से होता है। साथ साथ जो और भी कुछ आपका क्राइटेरिया है वो अगर आपसे फुलफिल हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो एज लिमिट जो आपका काउंट किया जाएगा वो होगा आपका 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा, लास्ट डेट से नहीं। यहाँ पर आपका 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एज लिमिट दिया गया है 20 से लेके 25 ईयर्स का, ठीक है। मतलब आपका जो ईयर ऑफ डेट ऑफ जो बर्थ होगा वो होगा 2 अगस्त 98 से लेके आपका 1 अगस्त 2023 के बीच में होना चाहिए। ये सिर्फ आपका यूआर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। जो एससी एसटी ओबीसी, उसके बाद जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे, उसके बाद जो एक्साइजमेंट होंगे, उनके लिए अलग से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनके लिए नहीं है। और ये सिर्फ आपका यूआर कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे हाँ यहाँ पर दिया गया है, आपका टेबल दिया गया है, जैसे कि आपका जो आपका 25 ईयर्स जो मैक्सिमम एज लिमिट है उससे आपका जैसे कि एससी का कैंडिडेट, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपका 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा आपको एज लिमिट मिल जाता है, मतलब 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 3 ईयर्स का छूट दिया जाता है। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन का जो कैंडिडेट्स होंगे इनके लिए भी कुछ 3 ईयर्स का जो ड्यूरेशन रहता है मिलिट्री पीरियड में, वो अगर करते हैं तो उनके लिए कुछ आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है आपका सिर्फ जो कैटेगरी जो कोड है आपका 12 एंड 13 एसआई इन दिल्ली पुलिस, उसमें आपका जो आपका विडो, उसके बाद डाइवोर्स वोमेन, उसके बाद वोमेन जुडिशियली सेपरेट, तो उनको उन सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज लिमिट का छूट दिया गया है 35 ईयर्स तक, ठीक है। और जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं सेम चीज़, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 40 ईयर्स तक का छूट दिया गया है। सेम उसी तरह यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए भी यहाँ पर 30 ईयर्स का छूट दिया गया है। जो ओबीसी से बिलोंग करेंगे, मतलब ये यूआर का है, ठीक है। और जो ओबीसी से बिलोंग करेंगे उनके लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा 33, और जो एससी एसटी से बिलोंग करेंगे उनके लिए 35 ईयर्स का छूट दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
हाँ, आगे यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपका जो डेट दिया गया है वो है आपका 15 अगस्त 2023। इस केस में जो आपका एज लिमिट था उसमें क्या दिया गया था, 1 अगस्त 2023 के हिसाब से आपको काउंट किया जाएगा। बट यहाँ पर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशंस है इसमें आपका जो लास्ट डेट दिया गया है उसी डेट के हिसाब से ही आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो हो जाना चाहिए। मतलब इस डेट से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका बैचलर डिग्री, मतलब कम से कम आपका 10+2+3 आपका होना चाहिए, तभी आप जो एसआई पोस्ट है, ठीक है, सॉरी एसआई पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर एप्लीकेशंस फ़ीस के बारे में बताया गया है। तो आपका जो एप्लीकेशंस फ़ीस रखा गया है वो है आपका 100 रुपीज़ का। ठीक है, और ये सिर्फ आपका जो यूआर कैंडिडेट्स होंगे और जो ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए है। जो आपका वुमेन कैंडिडेट्स है, जो वुमेन कैंडिडेट्स है, उसके बाद जो एससी कैंडिडेट्स होंगे, उसके बाद एसटी कैंडिडेट्स होंगे, जो एक्स सर्विसमैन होंगे, इन सब के लिए आपका जो फीस है वो एग्जाम्प्टेड रखा गया है। इन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आप जो एग्ज़ाम फ़ी पे करेंगे वो आप थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मेथड थ्रू ही कर सकते हैं, जैसे कि आपका भीम हो गया, भीम यूपीआई हो गया, उसके बाद नेट बैंकिंग हो गया, उसके बाद वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, माइस्ट्रो कार्ड हो गया, रुपे कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ठीक है, इन सब थ्रू ही आप अपना जो ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे सेम वही चीज़ बताया गया है, जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते टाइम गलती कर देते हैं उन सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फॉर्म करेक्शंस का डेट दिया गया है, जो कि आपका 16 अगस्त 2023 से लेके 17 अगस्त 2023, जो कि रात के 11 बजे तक। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ बताया गया है, इंपॉर्टेंस कुछ है क्या। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप फॉर्म करेक्शंस करेंगे, फर्स्ट टाइम जो फॉर्म करेक्शंस करेंगे उस टाइम पे आपको 200 रुपीज़ का आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम में भी आपने फिर से गलती कर दिया और सबमिट कर दिए, फिर से अगर आपने करेक्शन किया, मतलब सेकेंड बार अगर आपने करेक्शन करते हैं तो उस केस में आपको 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स ने फर्स्ट टाइम पे अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट ठीक से नहीं कर पाया, मतलब करेक्शन करना पड़ेगा उनको फर्स्ट टाइम पे, तो उस केस में आपको 200 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसमें भी गलती हो गया तो आपको 200 + 500 दोनों आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा आपको 700 पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप 2 बार करेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए जितना हो सके आप फर्स्ट जो आप अटैम्प्ट में ही जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है। तो जो भी रीजन्स है उन रीजन में कुछ कुछ आपका सेंटर दिया रहता है सिटी में, तो आप चॉइस करके देख लीजिएगा, जो आपसे नज़दीक होगा, आपसे इजी होगा जो सेंटर आपको जाने में, तो उसी सेंटर में आप चॉइस कीजिएगा। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड में आपका सेंटर दिया गया है, उसी का कोड दिया गया है, और आपका जो रीजन दिया गया है वो आपका मिडिल में, और आपका जो रीजनल जो आपका ऑफिस है उसका ऑफिस का एड्रेस दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है यहाँ पर। आगे यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका फर्स्ट जो होगा आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 आपका एग्जामिनेशंस रखा गया है। ठीक है, 2 आपका रिटन, 1 आपका फिजिकल और तीसरा आपका मेडिकल, चौथा आपका मेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट देख लेते हैं आपका पेपर 1 का। तो पेपर 1 में जो आपका सब्जेक्ट रखा गया है, 4 सब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट में जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रखा गया है, जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स रहेगा आपका 50। ठीक है, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज एंड आपका जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा 50 मार्क्स का। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, उसमें भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। ठीक है, और जो आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है उसमें भी आपका 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। टोटल आपका 200 का क्वेश्चंस रहेगा और 200 मार्क्स का यहाँ पर आपका मार्क्स रहेगा, और टोटल जो ड्यूरेशंस रहेगा
टू आवर्स का मतलब 120 मिनट्स का, मतलब 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड का जो मतलब टेस्ट होगा वो नीचे दिया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट आपका पेपर 2 के बारे में बताया गया है। तो पेपर 2 में आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन दिया गया है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स रहेंगे 200। इसमें भी आपका 2 आवर्स का ही टाइम दिया गया है, 2 आवर्स का टाइम दिया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा यहाँ पर, पेपर 1 में, पेपर 2 में, और पेपर 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पेपर 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे कि आपका जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इन तीनों सब्जेक्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा। बट जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है ये सिर्फ आपका इंग्लिश में आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेपर 1 का। पेपर 2 तो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसमें आपको मतलब कोई दूसरा लैंग्वेज का आएगा ही नहीं, सिर्फ आपको इंग्लिश में ही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जो अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मतलब क्वेश्चंस का आपको 1 फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स आपको माइनस कर दिया जाएगा हर एक रॉन्ग अटेम्प्ट पे। तो आप ध्यान में रखेगा, वो बोथ पेपर पे है। ठीक है, मतलब पेपर 1, पेपर 2 दोनों पेपर में ही आपका 1/3 आपका मार्क्स घट जाएगा अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा एग्ज़ाम देते टाइम। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आपका एनसीसी जो सर्टिफिकेट होल्डर है उनके लिए बेनिफिट है, जैसे कि जो सी सर्टिफिकेट जिनके पास है उन कैंडिडेट्स के लिए जो आप पेपर 1 और पेपर 2 में मार्क्स लाएंगे उस मार्क्स का आपका 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। और मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? 10 मार्क्स। ठीक है, मतलब जिस कैंडिडेट्स ने मान लीजिए 200 मार्क्स में से आपने मान लीजिए 200 ही लाया, तो उन केस में उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर मान लीजिए उसने 100 मार्क्स लाया तो उस केस में उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब 5% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा सी सर्टिफिकेट वाले को। और उसी तरह आपका बी सर्टिफिकेट वाले को आपका 3% का मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब हाईएस्ट मार्क्स जो मिलेगा आपका 6। उसी तरह जो ए सर्टिफिकेट होल्डर है उन सब कैंडिडेट के लिए आपका 2% का एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा, मतलब मैक्सिमम 4 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनसीसी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर ब्रीफ आपका जो सिलेबस है उसके बारे में बताया गया है, ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारा आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। पीडीएफ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। वैसे पूरा पीडीएफ ही पढ़ना चाहिए, पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में बताया गया है, तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका ऑल पोस्ट का, ठीक है, मतलब जो आपका दिल्ली पुलिस का और आपका जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का भी जो वैकेंसी निकाला है सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो जैसे कि आपका मेल कैंडिडेट्स हो गया, मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 170 आपका हाइट होना चाहिए, और आपका जो छाती का जो आप फुलाते हैं उस केस में अगर विदाउट फुलाने के पहले आपका 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह आपका कैंडिडेट्स जो आप मतलब हिल एरिया में बिलोंग करते हैं उन सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हाइट रखा गया है 165 सेंटीमीटर, और उस जो आपका चेस्ट का जो एक्सपैंड होता है और विदाउट एक्सपैंड आपका 80 सेंटीमीटर और एक्सपैंड करके आपका 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। उसी तरह जो आप शेड्यूल कास्ट का जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर का हाइट और 77 सेंटीमीटर का जो अनएक्सपैंड जो आपका चेस्ट होता है वो होना चाहिए, और एक्सपैंड करके आपका 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई आपका जो चेस्ट जो मेज़रमेंट है वो नहीं रखा गया है, बस यहाँ पर हाइट का ही रखा गया है। जो आपका फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए जो अनरिजर्व में आते हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर, जो हिल एरिया में आता है 155 सेंटीमीटर, और जितना भी आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कैंडिडेट्स है, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब ही लिखा है तो शेड्यूल ट्राइब ही बोल देते हैं, तो यहाँ पर 154 सेंटीमीटर का यहाँ पर हाइट होना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो वेट होना चाहिए वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए सभी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है उस टेस्ट में आपका क्या होना चाहिए, आपका जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 मीटर का एक रेस होगा 16 सेकेंड का। उसके बाद आपका 1.6 किलोमीटर का एक रेस होगा 6.5 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप, आपको 3 चांस दिया जाएगा। उसके बाद हाई जंप होगा, हाई जंप में 1.2 मीटर्स का आपको हाई जंप देना पड़ेगा, उसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। उसके बाद आपका शॉर्ट पुट का एक 16 आपका पाउंड का एक शॉर्ट पुट देना पड़ता है, उसमें आपको 4.5 मीटर का आपका डिस्टेंस कवर करना है, उसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा, ठीक है। और इस तरह आपका जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 मीटर का रेस रखा गया है 18 सेकेंड में, और उसके बाद 800 मीटर का रेस रखा गया है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप रखा गया है 2.7 मीटर का 3 चांस में, और हाई जंप रखा गया है आपका 0.9 मीटर का आपका, उसमें भी आपका 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है आपका चेस्ट का मेजरमेंट का फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया इसमें। आगे यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया, तो ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। इसमें आपका आई साइड हो जाता है कभी कभी, उसके बाद और क्या क्या दिया गया देखते हैं। यहाँ पर टैटू वगैरह ये सब आपका लिखा है, ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन जब आप भरेंगे उस टाइम आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए उस सब के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन करते टाइम अगर कुछ गलती हो जाता है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स लिखा गया है, और कुछ है नहीं बाकी इस एडवर्टाइजमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और एक चीज़ इसके रिगार्डिंग जो आपका एप्लीकेशंस फिलअप करने का जो वीडियो है वो मैं रिसेंटली बना दूंगा आज या कल, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कैसे आपको एप्लीकेशंस फॉर्म भरना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।